डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज विजिटिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट नेशन विच इज ब्रूनी एंड सिंगापुर। द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस विजिट इज बिकॉज दीज टू कंट्रीज लाइज एट द हार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। वो इंडो पैसिफिक के बिल्कुल बीच में है। और आपको पता होगा कि रिसेंटली इंडिया इंडो पैसिफिक के ऊपर कितना ज्यादा ध्यान दे रहा है। जिस तरीके से लास्ट कोल्ड वॉर में यूरोप वॉज द प्लेस वेयर द टू सुपर पावर्स वर फाइटिंग, इन दिस न्यू इमर्जिंग कोल्ड वॉर वेयर America faces its threat from China and Russia combined. So in this emerging Cold War, the geopolitical contestation will find itself in the waters of Indo-Pacific. So Indo-Pacific has become a very important location, and India is also trying to expand its influence in this particular area, primarily to balance against unilateralism of China. So in this context, we will analyze why Prime Minister Modi's visit to Brunei and Singapore matters, how it can help India, and how it can create problem for the China in its own backyard. उसको अपने ही घर में हम लोग इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज आप यहां पे पढ़ सकते हो कि वाई ब्रूनी एंड सिंगापुर मैटर्स, बिकॉज दीज टू कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडो पैसिफिक विजन। एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर ने 2014 में लाया था। इसके पहले इसको लुक ईस्ट पॉलिसी कहते थे। लुक ईस्ट पॉलिसी वॉज मोर रिलेटेड टू इकोनॉमी रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, कि आसियान कंट्रीज और इंडिया कंट्रीज के इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़े। लेकिन एक्ट ईस्ट की जब हम बात करते हैं तो इट डज नॉट ओनली इंक्लूड द इकोनॉमिक पैरामीटर्स बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्ट्रैटेजिक पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, कि दोनों कंट्रीज एक साथ डिफेंस, सिक्योरिटी, इन चीजों में भी कोऑपरेट करेंगे। सो दैट्स व्हाई ब्रूनी एंड सिंगापुर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड ऑल्सो फॉर इंडियाज इंडो पैसिफिक विजन। व्हाट इज इंडियाज इंडो पैसिफिक विजन? दैट इंडो पैसिफिक शुड बी फ्री, it should be open, and it should be inclusive. To achieve this objective, India needs to cooperate with the ASEAN countries, and hence the entire ASEAN region, which lies at the heart of Indo-Pacific, very much becomes important for India's foreign policy calculus. This location, you can see the strategic location of Brunei, very important location. It lies at the heart of Indo-Pacific. And then you can see Singapore, a tiny small country which is the Singapore. So Singapore and Brunei का लोकेशन आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा मलेशिया का सिग्निफिकेंस है आपको, और आपको पता है भी रिसेंटली मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया भी आए थे, जहां पर हमारा रिलेशनशिप अपग्रेड हुआ। वियतनाम के साथ हमारा रिलेशनशिप बढ़ रहा है, फिलीपींस के साथ हमारा रिलेशनशिप बढ़ रहा है। तो इंडिया जो है, रिसेंटली एक बहुत बड़ा चेंज है कि इंडिया एग्रेसिवली इन सारे कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप को बढ़ा रहा है इन ऑर्डर टू बैलेंस, कि आने वाले टाइम में चाइना हमको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, उसके पहले ही हम उसको प्रॉब्लम करें। इसको कहते हैं काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी, जिसके लिए अजीत डोवल, एस जयशंकर बहुत ज्यादा फेमस हैं। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, डियर फ्रेंड्स, अन अकेडमी आईएएस के इंग्लिश मीडियम में ऑफलाइन बैचेस 23 सितंबर को करोल बाग में हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मुखर्जी नगर ब्रांच में हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑफलाइन मीडियम में। प्रयागराज के स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन बैचेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। सो यू कैन मार्क दीज इंपॉर्टेंट डेट्स। इसके अलावा आपको पता है कि अन अकेडमी की तरफ से आपको सीसैट के कोर्सेज, ऑप्शनल के कोर्सेज, 1-to-1 mentorship, comprehensive GS courses, doubt evaluation, test series, doubt clearing sessions, ऐसे बहुत सारे चीज आपको पता होगा कि अन अकेडमी आईएएस ऑफर करता है। ये सारे चीजों को आप जान कैसे सकते हैं? सो प्लीज फाइंड सम टाइम टू विजिट आवर एनी ऑफ द ब्रांच, बीट करोल बाग, मुखर्जी नगर और आवर प्रयागराज ब्रांच। आप तीनों ब्रांचेस पे कहीं भी विजिट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वहां पे आपको सारे इंफॉर्मेशन इनके बारे में प्रोवाइड करेगी। अगर आप अभी नहीं आ सकते हैं तो आप हमारे अन अकेडमी आईएएस ऐप को तुरंत डाउनलोड करें। वहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन काफी सिंपल, क्लियर, प्रिसाइज वे में दिया जाएगा। इन सारे चीज को जानकर आपको लगेगा कि हाउ मच ईजी इज ऑफ टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट और एन ऑफिसर। सो दैट्स व्हाई डोंट डिले, प्लीज ज्वाइन द अन अकेडमी टीम टू एक्सेल योर फ्यूचर प्रोग्रेशन। Now,
सो वाई ब्रूनी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट ब्रूनी, उसके बाद फिर हम लोग सिंगापुर पे आएंगे। तो ब्रूनी में एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज हो जो आपको पता नहीं है कि ब्रूनी में जो इस समय प्राइम मिनिस्टर है जिनको सुल्तान कहा जाता है, विच इज हसन अल बोल्किया, ही इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क। वो दुनिया के सबसे पुराने, सबसे लंबे समय तक मोनार्क रहे हैं। सो उनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहला विजिट है इस तरीके का, और प्राइम मिनिस्टर मोदी नाउ वांट्स टू मेक अ गुड पर्सनल रिलेशन विद सुल्तान ऑफ ब्रूनी। इसके अलावा जो इंडिया ब्रूनी के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट एमओयू साइन होने वाला है वो है स्पेस कोऑपरेशन के ऊपर। स्पेस कोऑपरेशन में ये दोनों कंट्रीज आने वाले टाइम में एक साथ आएंगे। ऑलरेडी ये दोनों कंट्रीज 2018 में एक कोऑपरेशन कर चुके हैं स्पेस रिलेटेड, विच वाज रिलेटेड टू सैटेलाइट ट्रैकिंग। अब इसको ये और ज्यादा अपग्रेड करना चाहते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ब्रूनी के पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, बी इट पेट्रोलियम, बी इट क्रूड ऑयल, बी इट नेचुरल गैस। तो इंडिया ब्रूनी का जो एनर्जी रिलेशन है वो भी एक काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ऑल्दो रीसेंट टाइम्स में हमारा जो एनर्जी रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा घटा है, बिकॉज जो तेल हम लोग ब्रूनी से खरीदते थे अब हम वो चीज रशिया से खरीदने लगे, बिकॉज रशिया में चीप डिस्काउंट पे दे रहा था। इसीलिए जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें थोड़ा सा डिप देखने को मिला है रिसेंट टर्म में। इस चीज को कॉम्पेंसेट करने के लिए अब इस पर्टिकुलर विजिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी और ब्रूनी के बीच में एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन हो सकता है, जहां पर इंडिया जो है वो एलएनजी को, अब लिक्विफाइड नेचुरल गैस को, अब ब्रूनी से इंपोर्ट करने जा रही है। इसके अलावा डिफेंस रिलेशंस को भी अपग्रेड करने की बात हो रही है, और ये आप समझ सकते हैं किस कंट्री के पर्सपेक्टिव में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम सिंगापुर की बात करें तो इंडिया सिंगापुर का ऑलरेडी देयर हैज बीन अ ग्रेट गुड रिलेशन, बहुत अच्छा रिलेशन रहा है हमारा। लेकिन रिसेंटली इसी साल सिंगापुर के एक नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, लॉरेंस वोंग। उनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का किसी भी तरीके का ज्यादा कनेक्शन था नहीं, तो अब उसी कनेक्शन को बनाने के लिए पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी सिंगापुर के इस नए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे। और यह कहा गया है कि दोनों कंट्रीज 4 बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, एक सेमीकंडक्टर्स को लेके, एक डिजिटल कोऑपरेशन को लेके, एक हेल्थ केयर को लेके, और एक स्किलिंग को लेके। सिंगापुर देख सकते हैं हमारे बायलैटरल ट्रेड अगर हम बात करें तो सिंगापुर इज इंडियाज 8th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। आप याद रखें सिंगापुर एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है, उसके साथ हमारा 8वां सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। आप देख सकते हैं टोटल ट्रेड का अराउंड 2.94% हैपेंस विद सिंगापुर। ऑल्दो ब्रूनी के साथ हमारा बहुत कम है, बट सिंगापुर इज अ कंट्री विच वी शेयर अ ग्रेट इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सिमिलरली इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो इंडिया जो है उसको सबसे ज्यादा एफडीआई आया है सिंगापुर से। सो दैट अगेन शोज हाउ मच सिंगापुर मैटर्स फॉर इंडिया। ये सब चीजें जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को समझोगे आप, देखो जैसे जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी और मलेशिया के लीडर अनवर इब्राहिम के साथ रिलेशनशिप को बढ़ाया गया और हमारे रिलेशनशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया। सिमिलरली आप देखो इंडिया जापान का जो 2+2 रिसेंट समिट हुआ था उसमें भी काफी ज्यादा हमने एग्रीमेंट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किए हैं। इसके अलावा इंडिया फिलीपींस के साथ बहुत अच्छा डिफेंस रिलेशनशिप को बना रहा है। इनफैक्ट इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को। सो दिस यू कैन सी दैट हाउ मच इंडिया इज एग्रेसिवली ट्राइंग टू एक्सपैंड इट्स influence in this entire Indo-Pacific region. But the question comes कि क्यों हम इतना इंडो पैसिफिक के पीछे पड़े हैं। आप ये कह सकते हो कि भाई बांग्लादेश में प्रॉब्लम है, श्रीलंका में प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, उसको तो संभाल ही नहीं पा रहे हो, तो आप इंडो पैसिफिक की क्या बात कर रहे हो। बॉस, बांग्लादेश को संभालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, श्रीलंका को समझाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पाकिस्तान को क्या ही संभालेंगे, वो खुद ही बिखर चुका है। बलूचिस्तान का प्रॉब्लम, पाश्तून का प्रॉब्लम, उधर ईरान क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, उधर तालिबान खुद पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तो इन कंट्रीज को मैनेज करना कोई बहुत बड़ा रिलेशन या बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी चैलेंज जो इंडिया के सामने होगा इन दिस पर्टिकुलर 21st सेंचुरी, दैट यू हैव अ एस्पायरिंग हेजेमन सिटिंग राइट नेक्स्ट टू योर बॉर्डर। सो पहले कोल्ड वॉर में रशिया अमेरिका की दुश्मनी थी, इंडिया दूर दूर तक उसमें नहीं था। लेकिन इस कोल्ड वॉर में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक है चाइना, वो जस्ट हमारा पड़ोसी देश है। सो वी कैन नॉट सिट क्वाइट वॉच द गेम, वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू डू समथिंग इन अ प्रोएक्टिव मैनर। ऐसा नहीं कि चाइना वापस से इंडिया को गलवान कर दे फिर हम रिएक्ट करें, नहीं। सो दिस वॉट प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये बहुत बड़ा चेंज है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पावर में आए थे तो ये बहुत साल तक वेट एंड वॉच किए। जब 2017 में डोकलाम आया
उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी को लगा कि नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई ये सबसे कुछ नहीं चलने वाला, कुछ तो करना होगा। वहीं से क्वाड रिवाइव करता है, क्वाड 2.0 आता है। फिर जब गलवान हुआ 2020 में, उसके बाद क्वाड को समिट लेवल में अपग्रेड कर दिया गया। और अब इंडिया वेट नहीं कर रहा है कि वापस से चाइना इसी तरीके का गलवान इंसिडेंट करे, इसलिए पहले से ही चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडो पैसिफिक में एग्रेसिवली प्रोएक्टिव पोस्चर कर रहे हैं। सो इंडिया का जो इंडो पैसिफिक से इस तरीके से इंपॉर्टेंस है, इसके प्राइमरली दो कारण हैं। एक कारण है कॉन्टिनेंटल डिलेमा को दूर करना, और दूसरा इंडिया को अपने ट्रेडिशनल रोल जो कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कर रहा है इस इंडियन ओशियन रीजन में, उसको मेंटेन करना। ये मैं आपको देख सकते हैं किस तरीके से हमारा कॉन्टिनेंटल डिलेमा है। एक तरफ पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक तरफ चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये दोनों हमें यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। तो अब इंडिया को समझ में आ गया है कि अगर चाइना को मैनेज करना है तो यहां तो हम नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज ये चाइना है, पाकिस्तान है, ये लोग मिल जाते हैं। सो चाइना का कमजोर एरिया लैंड नहीं है, लैंड में तो ये स्ट्रांग है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम इंडिया के साथ है कि चाइना जो है वो रिसेंटली इंडिया को इंडियन ओशियन रीजन पे, जहां पे इंडिया हमेशा से सबसे बड़ा स्टेक होल्डर रहा है, आज ग्रेजुअली चाइना इज ट्राइंग टू डिमिनिश द रोल ऑफ इंडिया इन दिस इंडियन ओशियन रीजन वेयर इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो जब चाइना इंडिया को इस तरीके से लैंड में परेशान कर रहा है, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एरिया इंडियन ओशियन रीजन में परेशान कर रहा है, तो इंडिया को अब समझ में आ गया है कि बॉस, अगर तुम मेरे डिस्टर्ब एरिया में मुझे परेशान करोगे, तुम मेरे ही घर में आके मुझे चैलेंज करोगे, तो मैं आपके कमजोर एरिया में घुसकर आपको चैलेंज करूंगा। एंड यू कैन सी दिस मैप। सो व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर चाइना? इट इज नॉट द लैंड, इट इज द सी। विच सी? साउथ चाइना सी। यहां पे चाइना के बहुत सारे दुश्मन बैठे हुए हैं। आप देख लो, इधर ताइवान है, उसके ऊपर चले जाओ तो जापान है, इधर फिलीपींस है जिसके साथ हमेशा चाइना का लड़ाई हो रहा है, इधर देख रहे हो ब्रूनी आ गया आपके पास, इधर मलेशिया, इधर वियतनाम, सारे कंट्रीज मोस्ट ऑफ देम परेशान है चाइना के साथ। तो इंडिया को पता चल गया है कि बॉस, अगर तुम अगला गलवान करोगे, if you create problem for me in Indian Ocean, if you create problem for me in the Ladakh region, then don't imagine that I will just try to wait and watch. I will try to say ki boss, please, I'm sorry, forgive me. No. If you hurt me, I will double hurt you, triple hurt you in your problematic, in your weak part, which is the South China Sea. So आप देख सकते हैं कितना ज्यादा एक बोल्डनेस आया है in terms of India's foreign policy, एक aggressiveness आया है, एक self confidence आया है कि yes, although we are economically very much different, we are militarily very much different, but that doesn't mean that India is a small country जिसको आप किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करो। सो इंडिया अपने कॉन्टिनेंटल डिलेमा और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के लिए इंडो पैसिफिक में काफी ज्यादा एग्रेसिवली अपने आप को कर रहा है। और ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इंडिया जो है वो इस साल क्वाड समिट को होस्ट करने वाला था। ऑल्दो ये क्वाड समिट पहले ही हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम है अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और जापान के प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दिए हैं, इसकी वजह से क्वाड समिट थोड़ा सा डीले हो रहा है। और आपको पता है कि जिस तरीके से मैंने पहले भी कवर किया कि साउथ कोरिया और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जो क्वाड को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है कि इंडिया क्वाड का समिट करता है और ये सारे कंट्रीज ज्वाइन करते हैं, सो यू कांट इमेजिन किस तरीके से चाइना will get in a panic. ऑलरेडी अभी वो पैनिक में है, बट और कितना ज्यादा इंडिया क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम, वो आप नहीं समझ सकते अगर क्वाड समिट में ऐसा कुछ होता है तो। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन। अगर आपने एस जयशंकर की किताब द इंडिया में पढ़ा होगा तो उसमें एस जयशंकर कहते हैं कि बहुत लोग का ये मानना है कि जिस तरीके से चाइना अपना ग्रोथ को शांतिपूर्वक किया था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं आया था, सो दैट सारे कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन रह सके, तो क्या इंडिया को भी आज जहां पे इंडिया के सामने इतने गरीबी के चैलेंज है, इनइक्वालिटी का चैलेंज है, डेवलपमेंट का चैलेंज है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का चैलेंज है, तो क्या इंडिया को चुपचाप बैठ के तमाशा देखना चाहिए? इंडिया शुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज इंडियाज टाइम हैज नॉट कम अनलाइक चाइना हुज टाइम हैज कम। सो एस जयशंकर अपनी किताब में कहते हैं कि आज वो जमाना गया, आज इंडिया हैज टू पंच बियॉन्ड इट्स वेट। दैट्स व्हाट एस जयशंकर ने डायरेक्टली कहा है कि इंडिया आज उसके पास ये लग्जरी नहीं है कि हम बैठ के चुपचाप ये कर सके। अगर चाइना नहीं होता तो हमारे लिए सब कुछ अलग होता, then that would be a completely different. जब आपके एग्जिस्टेंस पे ही खतरा है तो हाउ कैन यू सिट? सो दैट्स व्हाई यू हैव टू पंच बियॉन्ड इट्स वेट, बिकॉज आज वो जमाना नहीं है। आज चाइना जितना भी मिलिट्री पावर बन जाए, जितना भी इकोनॉमिक पावर बन जाए, बट क्या चाइना कभी भी दुनिया का लेजिटिमेसी प्राप्त कर सकता है? जस्ट लाइक इंडिया सॉफ्ट पावर, सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, रूल ऑफ लॉ, इनक्रेडिबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो दैट्स व्हाट, डू यू एग्री that India should just be sit quiet
and focus on its development, or India should punch beyond its weight, aggressively attack China, aggressively encircle China, create problem for China in its own backyard, which is South China Sea. So I leave this question to you. It's up to you to decide. Please don't forget to put your answer in the comment box. Thank you, friends. I will see you tomorrow or in the next video. Till then, thank you and all the best wishes.